हेलो फ्रेंड, वेलकम बैक टू फुल स्टडी। फ्रेंड, आज हम लोग स्टार्ट करने वाले हैं क्लास 10th के बिहार बोर्ड फिजिक्स चैप्टर नंबर 2, जिसका नाम है प्रकाश का अपवर्तन, रिफ्रैक्शन ऑफ लाइट। तो इससे जो हमारा फर्स्ट चैप्टर था प्रकाश का प्रवर्तन, उसका नाम था रिफ्लेक्शन ऑफ लाइट। तो प्रकाश का जो प्रवर्तन चैप्टर था वो हम लोग ने पूरी डिटेल में कवर कर ली है। तो आज हम लोग जो स्टार्ट करेंगे प्रकाश का अपवर्तन, रिफ्रैक्शन ऑफ लाइट। तो सबसे पहले हमें इस चैप्टर में ये जानना जरूरी होगा कि प्रकाश का अपवर्तन हम लोग किसे कहते हैं। देखिए, मैं आपको बताती हूँ कि जो जल से भरे किसी बर्तन या तालाब आदि की जो पेंदी होती है, उस पेंदी का वास्तविक गहराई से कुछ ऊपर हुई प्रतीत होना। मान लीजिए एक गिलास है, उसमें आप नींबू डाल देते हैं तो वो नींबू उसका जो वास्तविक आकार है उससे आपको उसकी जो गहराई है वो ज़्यादा, उसको गहराई कुछ ज़्यादा ही ऊपर उठी हुई प्रतीत होती है। तो ये किसके कारण होती है? प्रकाश का अपवर्तन के कारण होती है। पानी से भरे कांच के गिलास में नींबू भरा होता है तो वो बड़ा दिखता है। फिर आप जल में किसी आप और वस्तु को लेकर के आप देख सकते हैं, उसका जो वास्तविक गहराई होगा वो उससे ज़्यादा ऊपर उठी हुई प्रतीत होगी। तो ये सब किसके कारण होती है? प्रकाश के अपवर्तन के कारण होती है। पानी में छड़ी का मुड़ा हुआ दिखना, ये प्रकाश के अपवर्तन के कारण होती है। जैसा कि आपको स्क्रीन पर कुछ डायग्राम दिख रहे हैं, तो ये सभी जो घटनाएं घटती है ये प्रकाश के अपवर्तन के कारण घटती है। तो चलिए अब हम इसका डिफिनेशन देख लेते हैं। प्रकाश का अपवर्तन हम लोग किसे कहेंगे? तो प्रकाश की किरणें जब एक पारदर्शी माध्यम से दूसरे पारदर्शी माध्यम में जाने पर दिशा परिवर्तन अर्थात मुड़ने की क्रिया को प्रकाश का अपवर्तन कहते हैं। प्रकाश की किरणें एक पारदर्शी माध्यम से जब दूसरे पारदर्शी में माध्यम में जाएगी तो दिशा का परिवर्तन हो जाएगा, जिसे हम लोग कहेंगे प्रकाश का अपवर्तन। तो ये आपको पता होगा हम लोग पारदर्शी माध्यम किसे कहते हैं। जिस माध्यम में हम लोग आर पार देख सकते हैं उसे बोलते हैं पारदर्शी माध्यम। तो देखिए, जो प्रकाश की किरण है वो पारदर्शी, दो पारदर्शी माध्यम होगी। तो जो प्रकाश किरण फर्स्ट से प्रकाश किरण आएगी और सेकेंड माध्यम में वो प्रकाश की किरण मुड़ जाएगी, तो इसी घटना को हम लोग बोलेंगे प्रकाश का अपवर्तन। तो देखिए, जैसा कि आपको यहाँ पे स्क्रीन पर दिख रहा है, एक यहाँ पे पानी है और फिर यहाँ पे कांच का बर्तन है और एक यहाँ पे टॉर्च है। देखिए, टॉर्च से प्रकाश की किरण आ रही है, पानी की सतह पर तिरछी प्रतीत होती, तिरछी पड़ती है प्रकाश की किरण। उसके बाद देखिए, जब ये पानी में, ये पानी से जो ऊपर की हिस्सा है ये हो गई हमारी वायु, और जब टॉर्च हमारा किस में? टॉर्च है वायु में, और जो पानी है ये हो गया हमारा सेकेंड माध्यम। तो जब फर्स्ट माध्यम से सेकेंड माध्यम में आता है तो वो प्रकाश की क्या होती है? प्रकाश की जो किरण होती है वो मुड़ जाती है, अर्थात प्रकाश की दिशा में परिवर्तन आ जाता है, जिसे हम लोग बोलेंगे प्रकाश का अपवर्तन। तो ये जो प्रकाश का अपवर्तन था ये आपको पूरी तरह से क्लियर हो गया होगा। अब देखिए, हम लोग देखते हैं प्रकाश का चाल, अर्थात किस माध्यम में प्रकाश की चाल कितनी कितनी होती है। तो देखिए, यहाँ पे लिखा गया है प्रकाश की चाल विभिन्न दिशा में विभिन्न विभिन्न होती है, अर्थात हमारा जो विभिन्न विभिन्न दिशा है उसमें प्रकाश की चाल अलग अलग होगी। जैसे कि वायु हो गया, पानी हो गया, कांच हो गया, ये सभी में प्रकाश की चाल क्या होती है? अलग अलग होती है। विभिन्न विभिन्न दिशा में जो प्रकाश की चाल होगी वो क्या होगी? अलग होगी। तो देखिए, यहाँ पे मैंने आपको बताई हूँ, जैसे कि पानी हो गया, फिर वायु हो गया, फिर कांच हो गया। तो देखिए, वायु या शून्य में जो प्रकाश की चाल होती है वो कितनी होती है? 3 लाख किलोमीटर पर सेकेंड होती है। वायु को हम लोग शून्य भी बोलते हैं, और वायु का शून्य जो होती है, वायु कहाँ पे नहीं होती है? हम मान लेते हैं मुक्त आकाश में, अंतरिक्ष में वायु नहीं होती है। तो वो हो गई हमारी वायु या शून्य, या फिर हम बोल सकते हैं मुक्त आकाश में प्रकाश की चाल। तो वायु में जो प्रकाश की चाल होती है वो होती है 3 लाख किलोमीटर पर सेकेंड। यदि हम इसे मीटर पर सेकेंड में बदलेंगे तो ये हो गया 3 लाख ये हो गया किस में? किलोमीटर पर सेकंड में, और इसे हमें किस में लाना है? मीटर पर सेकंड में। तो मीटर में पर सेकंड में लाने के लिए हम 1000 से गुना करते हैं। तो जब इसको गुना करेंगे तो ये हो गया हमारा 3 पर कितना जीरो? 1 2 3 4 5, इधर 5 जीरो, इधर थर्ड जीरो। तो हम इसको क्या लिख सकते हैं? 3 गुने 10 के पावर 8 मीटर पर सेकेंड। तो जो वायु में हमारा प्रकाश की चाल है वो 3 लाख किलोमीटर पर सेकेंड है। यदि हम मीटर पर सेकेंड में बात करेंगे तो 3 गुने 10 के पावर 8 मीटर पर सेकेंड हो जाएगा। इसी प्रकार से हम देख लेते हैं पानी में प्रकाश की चाल। अब जो प्रकाश की चाल है वो पानी में कितना होगा? तो देखिए, यहाँ पे दिया गया है प्रकाश की चाल 2,25
ट्रिपल जीरो और फिर किलोमीटर पर सेकेंड। यदि इसे हम मीटर पर सेकेंड में बात करेंगे तो देखिए इसको हम लोग पढ़ सकते हैं 2,25,000 किलोमीटर पर सेकेंड। इकाई दहाई सैकड़ा हजार 10,000 लाख 2,25,000 किलोमीटर पर सेकेंड। यदि हम इसे मीटर पर सेकेंड में बात करेंगे तो 2.25 गुने 10 के पावर 8 मीटर पर सेकेंड होगा पानी में प्रकाश की चाल। ठीक उसी प्रकार से देख लेते हैं कांच में प्रकाश की चाल। अब कांच में प्रकाश की चाल कितना होता है? 2 लाख किलोमीटर पर सेकेंड कांच में प्रकाश की चाल होती है। इसी को हम मीटर पर सेकेंड में यदि बदलेंगे तो 2 गुने 10 के पावर 8 मीटर पर सेकेंड हो गया। तो ये हो गई हमारी जो प्रकाश की चाल है, वो विभिन्न विभिन्न माध्यम में प्रकाश की चाल क्या क्या हो सकती है। तो हमने देख लिया प्रकाश का अपवर्तन और प्रकाश की चाल। अब देखिए हम लोग ने प्रकाश के अपवर्तन में अभी पढ़े हैं कि एक पारदर्शी माध्यम से दूसरे पारदर्शी माध्यम में। तो यहाँ पे कितने माध्यम हो गए? 2 माध्यम हो गए। अब 2 कौन कौन से माध्यम हो सकते हैं तो मैं आपको बता देती हूँ। फर्स्ट हो गया विरल माध्यम और सेकंड हो जाता है आपका सघन माध्यम। तो देख लीजिए अब हम देखते हैं कि विरल माध्यम किसे कहते हैं और सघन माध्यम किसे कहते हैं। तो देखिए अब हम विरल माध्यम किसे कहेंगे? जिस माध्यम का प्रकाश की चाल अधिक होती है उसे विरल माध्यम कहते हैं। अर्थात जिस माध्यम का जो प्रकाश की चाल होगा वो अधिक होगा तो उसे हम बोलेंगे विरल माध्यम, और सघन माध्यम हम उसे बोलेंगे जिस माध्यम में प्रकाश की चाल कम होगा उसे हम बोलेंगे सघन माध्यम। तो देखिए माध्यम का जो प्रकाश की चाल होगा वो अधिक होना चाहिए तो वो कहलाएगा विरल माध्यम। तो अभी हम लोग ने देखे हैं कि जो वायु में प्रकाश की चाल होती है, वायु में प्रकाश की चाल होती है 3 गुने 10 के पावर 8 मीटर पर सेकेंड। और यदि हम वायु और कांच में बात करेंगे, 2 माध्यम में, एक वायु हो गया माध्यम और एक हमारा कांच हो गया माध्यम। तो देखिए अगर हम वायु में हम प्रकाश की चाल की बात करेंगे तो 3 गुने 10 के पावर 8 मीटर पर सेकेंड हो जाएगा। उसी प्रकार से यदि हम कांच में प्रकाश की चाल की बात करेंगे तो 2 गुने 10 के पावर 8 मीटर पर सेकेंड हो जाएगा। तो यहाँ पे देखिए वायु में प्रकाश की चाल है 3 गुने 10 के पावर 8 मीटर पर सेकेंड और यहाँ पे है 2 गुने 10 के पावर 8 मीटर पर सेकेंड। तो अब्सोल्युटली बात है, यहाँ पे देखिए जो वायु में प्रकाश की चाल है ये 3 गुने है, तो अर्थात वायु जो होगा वो हमारा होगा विरल माध्यम क्योंकि इसमें प्रकाश की चाल अधिक है। और जो हमारा कांच होगा ये हो गया हमारा सघन माध्यम, क्यों? इसमें जो है हमारा प्रकाश की चाल ये 2 गुना है, अर्थात 2 गुने 10 के पावर 8 मीटर पर सेकेंड है। इसलिए इसका जो प्रकाश की चाल है ये इसमें कम है, वायु की अपेक्षा इसमें प्रकाश की चाल कम है, तो ये हो गया हमारा सघन माध्यम। तो आपको सीधा सिंपल याद रखना है कि जिस माध्यम में प्रकाश की चाल अधिक होगा उसे विरल माध्यम कहेंगे और जिस माध्यम में प्रकाश की चाल कम होगा उसे हम लोग सघन माध्यम कहेंगे। तो ये थी हमारी प्रकाश का अपवर्तन के बारे में पूरी जानकारी। अब हम देखते हैं प्रकाश के अपवर्तन की व्याख्या, किस तरीके से हम प्रकाश के अपवर्तन की व्याख्या। अब देखिए प्रकाश के अपवर्तन की व्याख्या। तो प्रकाश के अपवर्तन की व्याख्या को पूरी तरीके से समझने के लिए हमें कुछ पदों को परिभाषित करना होगा। तो देखिए अब हम किसको पद बोल सकते हैं, तो देखिए यहाँ पे जो कुछ यहाँ पे नाम दिया गया है इस डायग्राम में, यहाँ पे देखिए ये है हमारा अभिलंब, ये है आपतित किरण, ये है अपवर्तित किरण और फिर ये जो हमारा कोण है ये कोण हो गया हमारा आपतन कोण और ये हो गया अपवर्तित कोण। तो अब देखिए ये हो गया हमारा वायु जो कि विरल माध्यम है, ये कांच का एक स्लाइव है जो कि हमारा सघन माध्यम है। तो ये देखिए इन्हीं पदों के बारे में हमको डिटेल में जानना होगा। तो देखिए हमारा जो इसमें फर्स्ट है, फर्स्ट फुल ये है हमारा कांच का स्लैब, एक हमने यहाँ पे कांच ले ली। उसके बाद ये है हमारा वायु। तो देखिए मैंने आपको पीछे बताई हूँ, जस्ट पीछे, कि जिसमें प्रकाश की चाल अधिक होती है वो कहलाता है विरल माध्यम और जिसमें प्रकाश की चाल कम होती है वह कहलाता है सघन माध्यम। तो देखिए यहाँ पे जो वायु है, वायु में प्रकाश की चाल 3 गुने 10 के पावर 8 मीटर पर सेकेंड होती है। तो और जो कांच होती है उसमें प्रकाश की चाल 2 गुने 10 के पावर 8 मीटर पर सेकेंड होती है। तो एब्सोल्युटली बात है, यहाँ पे जो वायु है वो क्या है? विरल माध्यम है क्योंकि इसमें प्रकाश की चाल ज़्यादा है और जो कांच है वो हमारा सघन माध्यम है, इसलिए क्योंकि इसमें प्रकाश की चाल कम है, इसलिए ये हो गया हमारा सघन माध्यम। तो ये आपको माध्यम समझ में आ गया, ये है विरल माध्यम और ये है हमारा सघन माध्यम।
अब देखिए ये जो हमारा ये जो आपको डॉटेड डॉटेड रेखा दिख रही है, ये है हमारा इसमें अभिलंब। आप इस अभिलंब को कहीं पे भी आप रख सकते हैं। अभी हम लोग जस्ट जानेंगे कि हम लोग अभिलंब किसे कहते हैं। अब हम यहाँ पे देखिए ये एक किरण है, अभिलंब यहाँ पे दिए और फिर इन दोनों को जो संलग्न रेखा है, ये संलग्न रेखा, इस पर ये आपतित किरण पड़ती है, अर्थात दो माध्यमों को अलग करने वाली सतह पर पड़ती है। ये हो गया वायु और ये हो गया कांच। इस दोनों माध्यम को कहाँ से अलग कर रही है? यहाँ से। तो इन दोनों माध्यमों को अलग करने वाली सतह पर जो किरण पड़ती है वो किरण होती है हमारी आपतित किरण। और ये हो गई हमारी अपवर्तित किरण। जो किरण दूसरे माध्यम में से लौट गई है, मुड़ गई है, उसे बोलेंगे अपवर्तित किरण। तो चलिए अब हम जान लेते हैं फर्स्ट करके, एक एक वन बाय वन करके जान लेते हैं कि आपतित किरण हम लोग किसे कहेंगे, अभिलंब किसे कहेंगे, अपवर्तित किरण किसे कहेंगे, फिर यहाँ पे जो कोण बनता है इस कोण को हम लोग क्या कह सकते हैं। तो देखिए जो हमारा यहाँ पे फर्स्ट है, आपतित किरण किसे कहते हैं? इंसिडेंट रे। तो देखिए इसका डिफिनेशन हो जाएगा, दो माध्यमों को अलग करने वाली सतह पर पड़ने वाली प्रकाश की किरण को आपतित किरण कहते हैं। चित्र में पी क्यू आपतित किरण है। यहाँ पे मैंने नाम इसलिए दे दी ताकि आपको याद हो जाए कि यहाँ पे देखिए जो पी और क्यू है ये कौन सा किरण है? आपतित किरण है। इसका डिफिनेशन है कि जब दो माध्यमों को अलग करने वाली सतह पर पड़ने वाली किरण को, दो माध्यमों को अलग करने वाली जो सतह होगी उस पर पड़ने वाली किरण को आपतित किरण कहते हैं। वायु फर्स्ट माध्यम, कांच सेकेंड माध्यम। जब दो माध्यमों को अलग करने वाली ये जो सतह है इस पर पड़ेगी तो वो किरण कहलाएगी हमारी आपतित किरण। पी और क्यू आपतित किरण होगी। अब देखिए जस्ट इसका सेकेंड है कि आपतन बिंदु किसे कहेंगे? पॉइंट ऑफ इंसिडेंस। हम लोग आपतन बिंदु किसे कहेंगे? यहाँ पे देखिए ये जो हमारा बिंदु है ये कौन सा बिंदु है? आपतन बिंदु है। तो देखिए जिस बिंदु पर आपतित किरण दिए हुए माध्यमों को अलग करने वाली सतह से टकराती है उसे आपतन बिंदु कहते हैं। चित्र में क्यू आपतन बिंदु है। देखिए इसका मीन्स निकल रहा है कि जिस बिंदु पर आपतित किरण पहले से जो दिए गए माध्यम हैं उनको अलग करने वाली सतह से टकराती है उसे आपतन बिंदु कहते हैं। चित्र में क्यू जो है वो क्या है? आपतन बिंदु है। तो देखिए यहाँ पे जो पहले से दिया गया हमारा माध्यम है ये क्या है? कांच है। तो इस माध्यम पर जो आपतित किरण पड़ती है तो ये कहलाती है हमारी आपतन बिंदु। और आपतन बिंदु ये जो क्यू है ये क्यू डिनोट करती है कि कौन सा है? ये आपतन बिंदु है। तो चलिए मैंने ये भी समझ ली कि ये कौन सा बिंदु है? आपतन बिंदु है। उसके बाद देखिए अभिलंब किसे कहते हैं? अभिलंब को इंग्लिश में बोलते हैं नॉर्मल। तो देखिए किसी सतह के किसी बिंदु पर खींचे गए लंब को उस बिंदु पर अभिलंब कहते हैं। चित्र में NQM अभिलंब है। किसी सतह पर किसी बिंदु पर खींचे गए लंब को हम लोग अभिलंब कहते हैं। चित्र में NQM क्या है? हमारा अभिलंब है। अर्थात हम कोई भी सतह पर कहीं भी हम बिंदु खींच सकते हैं, लेकिन हमारा वो बिंदु जो हम लाइन खींचेंगे वो लाइन हमारे टेढ़ा मेढ़ा नहीं होना चाहिए, वो सीधा एक लंब की तरह होना चाहिए, तो वो कहलाएगा अभिलंब। चित्र में NQM जो है वो क्या है? हमारा अभिलंब है। तो यहाँ पे देखिए ये क्या है? N है और ये Q है और ये M है। तो ये जो डॉटेड वाला रेखा है ये क्या है? हमारा अभिलंब है। इस पर जो हम ये जो कांच का स्लाइब है ये हम कहीं पे अभिलंब को हम रख सकते हैं। तो ये हो गया हमारा अभिलंब, NQM अभिलंब हो गया। जस्ट इसके नीचे देखिए अभिलंब के बाद अपवर्तित किरण किसे कहते हैं? रिफ्लेक्टेड रे। रिफ्रैक्टेड रे हम लोग किसे कहेंगे? दूसरे माध्यम में मुड़कर जाती हुई प्रकाश की किरण को अपवर्तित किरण कहेंगे। चित्र में QR अपवर्तित किरण है। देखिए दूसरे माध्यम में जाती हुई किरण की प्रकाश की जो किरण होगी उसे अपवर्तित किरण कहते हैं, अर्थात जो किरण दूसरे माध्यम में मुड़ गई हो। तो यहाँ पे देखिए जो हमारा किरण है ये हो गया फर्स्ट माध्यम जो हमारा वायु है, और कांच हो गया सेकंड माध्यम, तो सेकंड हो गया अर्थात दूसरे माध्यम हो गया। तो दूसरे माध्यम में जो हमारा किरण है ये दूसरे माध्यम में मुड़कर जाती हुई जो किरण है, मुड़कर जाती हुई यही किरण है हमारा अपवर्तित किरण। और अपवर्तित किरण यहाँ पे हम बोले हैं अभी चित्र में QR। देखिए ये है हमारा Q और ये है हमारा R, तो QR क्या है? अपवर्तित किरण है।
अब हम इसका जस्ट सेकेंड देख लेते हैं। इसका जो आपतन कोण होगा वो आपतन कोण किसे कहते हैं? एंगल ऑफ इंसिडेंस। तो देखिए, आपतित किरण तथा अभिलंब के बीच के कोण को बोलते हैं आपतन कोण। चित्र में NQP बराबर I आपतन कोण है। आपतन कोण को हम लोग I से डिनोट करते हैं और चित्र में NQP कौन सा कोण है? आपतन कोण है। तो देखिए, इसका जो डिफिनेशन है आपतित किरण तथा अभिलंब। तो देखिए, इस डायग्राम में ये रहा हमारा आपतित किरण और ये रहा अभिलंब। आपतित किरण अभिलंब के बीच की जो कोण है इसे हम बोलते हैं आपतन कोण, और जिसे हम कोण I से डिनोट करते हैं NQP। तो यहाँ पे देखिए, ये हो गया हमारा N, ये हो गया Q, ये हो गया P। तो NQP हो जो हमारा हो गया, ये हो गया हमारा आपतन कोण। और कभी भी यहाँ पे देखिए NQP है, NQP, इसका मतलब जो हमारा कोण है वो कौन सा कोण है? Q वाला, अर्थात बीच वाला कोण है। तो कौन सा कोण हो गया? आपतन कोण। अब जस्ट इसका जो एक और कोण होता है अपवर्तन कोण किसे कहते हैं? एंगल ऑफ रिफ्लेक्शन। तो एंगल ऑफ रिफ्लेक्शन अर्थात अपवर्तन कोण किसे कहेंगे? तो देखिए, अपवर्तित किरण तथा अभिलंब के बीच के कोण को अपवर्तन कोण कहते हैं। अपवर्तित है तो यहाँ पे हम लोग बोलेंगे अपवर्तित किरण तथा अभिलंब के बीच के कोण को अपवर्तन कोण बोलेंगे। चित्र में MQR बराबर R, MQ यहाँ पे ये है हमारा कैपिटल R, MQR बराबर ये स्मॉल r बराबर अपवर्तन कोण। अपवर्तन कोण को हम लोग यहाँ पे स्मॉल r से डिनोट करते हैं। तो देखिए, अपवर्तित किरण और अभिलंब के बीच के कोण को, तो ये हो गया अपवर्तित किरण, ये हो गया अभिलंब। तो अपवर्तित और अभिलंब के बीच के जो कोण है इसे हम लोग बोलेंगे अपवर्तन कोण, जिसे कोण r से डिनोट किया जाता है। तो ये थी हमारी प्रकाश के अपवर्तन की व्याख्या। अब हम देखते हैं नेक्स्ट। तो अब देखिए, हमने अभी डिस्कस किए हैं विरल माध्यम और सघन माध्यम। तो देखिए, जो हमारा प्रकाश की जो किरण होती है वो प्रकाश की किरण जब दो माध्यमों को अलग करने वाली सतह पर आपतित किरण पड़ती है, तो यह आपतित किरण पड़कर जब ये दूसरे माध्यम में मुड़कर ये जाती है, तो ये इसका जो अपवर्तित किरण है, ये अपवर्तित किरण ये कब अभिलंब की ओर मुड़ेगी और कब अभिलंब से ये दूर हटेगी। तो अब हम लोग इसी पर विचार करेंगे। तो देखिए, जब प्रकाश की किरण विरल माध्यम से सघन माध्यम में जाती है तो वह अभिलंब की ओर मुड़ जाती है। अर्थात जब प्रकाश की किरण विरल माध्यम से सघन माध्यम में जाती है, अर्थात विरल माध्यम हम लोग किसे कहते हैं? जिसमें प्रकाश की चाल अधिक होती है, और सघन माध्यम जिसमें प्रकाश की चाल कम होती है। तो जिसमें प्रकाश की चाल अधिक होगी, अधिक से जब कम में आएगा हमारा किरण, तो वो कहलाएगी हमारा अपवर्तित किरण, और तब क्या होगा? हमारा जो कोण होगा वो अभिलंब की और वो किरण मुड़ जाएगी। तो देखिए, यहाँ पे ये है हमारा वायु और ये है कांच। तो वायु में प्रकाश की चाल अधिक होती है और कांच में कम होती है। तो जब किरण कांच में अर्थात कम, जिसमें प्रकाश की चाल अधिक है, अधिक में से अगर कम में आएगी तो वो किरण अभिलंब की ओर मुड़ जाती है। अर्थात यहाँ पे देखिए, ये अभिलंब की ओर मुड़ गई है। ये हमारी आपतित किरण है, तो ये आपतित किरण इसे जाना चाहिए इस तरीके से सीधे, और ये सीधे ना जाकर ये इस तरीके से मुड़ गई, और मुड़ने के बाद ये आई है वायु में से कांच में, और जब वायु में से कांच में अर्थात विरल से सघन में आई है, तो विरल से सघन में आई तो ये अभिलंब की ओर मुड़ जाएगी। अब जब अभिलंब की ओर मुड़ेगी तो आपतन कोण I से अपवर्तन कोण R छोटा होगा। यहाँ पे देखिए, आपतन कोण है I और जो अपवर्तन कोण है वो क्या है? R है। तो I से R क्या होगा? छोटा होगा। यहाँ पे देखिए, I का जो स्पेस है ये बड़ा है, अर्थात ये बहुत ज़्यादा स्पेस है, और यहाँ पे देखिए जो R का स्पेस है वो I की अपेक्षा यहाँ पे कम स्पेस है। तो यही इसीलिए यहाँ पे लिखा गया है कि आपतन कोण I से अपवर्तन कोण R छोटा होगा। तो किस कंडीशन में छोटा होगा? जब हमारा किरण विरल माध्यम से सघन माध्यम में जाएगी तो वो अभिलंब की ओर मुड़ जाएगी, और जब किरण अभिलंब की ओर मुड़ेगी तो आपतन कोण I अपवर्तन कोण R से क्या होगा? छोटा होगा। अब देखिए, हमारे किस दिशा में जब जो हमारा ये जो आपतित किरण है, ये आपतित किरण किस दिशा में जाएगी सो अभिलंब से दूर हट जाएगी। तो देखिए, जब प्रकाश की किरण सघन माध्यम से विरल माध्यम में जाती है तो वह अभिलंब से दूर हट जाती है। इससे पहले हम लोग ने पढ़े हैं कि जब प्रकाश की किरण विरल से सघन में आएगी
तो वह अभिलंब से दूर हट, अभिलंब के और मुड़ जाएगी, अर्थात यहाँ पे अभिलंब है तो इसकी और मुड़ जाएगी। कब? जब विरल से सघन में आएगी, और जब सघन से विरल माध्यम में जाएगी। जस्ट इसका उल्टा है ये कि जब सघन से विरल में जाएगी तो वह अभिलंब से दूर हट जाएगी। तो जैसा कि यहाँ पे आपको दिख रहा है कि जब प्रकाश की किरण सघन से विरल में जाएगी तो वह अभिलंब से दूर हट जाएगी। तो देखिए यहाँ पे अभिलंब है और ये हुआ हमारा आपतित किरण, और ये जो हमारा किरण है ये हो गया अपवर्तित किरण। और फिर जहाँ पे ये अपवर्तित किरण आई है ये हो गई सघन, और फिर ये वायु हो गई विरल माध्यम। तो देखिए इस कांच और इस वायु में, देखिए इस वायु और इस कांच में, तो ये हो गया हमारा आपतित किरण और ये हो गया अपवर्तित किरण। और फिर जहाँ से ये अपवर्तित किरण दो सतह पर मिली है, अर्थात ये हो गया फिर वायु, ये कांच, तो इस सतह पर मिली है, तो इस सतह पर मैंने फिर एक अभिलंब डाल दी और फिर यहाँ से इसका अपवर्तित होगा। तो मैंने क्या यहाँ पे डिफिनेशन दी हूँ कि सघन माध्यम से विरल में जाना चाहिए, अर्थात कांच है हमारा सघन माध्यम और वायु है हमारा विरल माध्यम। तो जब प्रकाश की किरण सघन माध्यम से विरल माध्यम में आएगी तो वो अभिलंब से दूर हट जाएगी, और इस कंडीशन में जो हमारा आपतन कोण आई है वो अपवर्तन कोण आर से बड़ा होगा। आपतन कोण आई अपवर्तन कोण आर से कब बड़ा होगा? जब हमारा जो किरण है ये सघन माध्यम से विरल माध्यम में आएगा, तब आपतन कोण आई अपवर्तन कोण आर के आर से क्या होगा? बड़ा होगा। तो हमने यहाँ पे दो कंडीशन देख लिए। अब हम एक और इसका कंडीशन देख लेते हैं। अब देखिए जब हमारा किरण, जब कोई प्रकाश की किरण दो माध्यमों को अलग करने वाली सतह पर लंबवत पड़ती है तो वह बिना, अर्थात बिना मुड़े, अर्थात बिना अपवर्तन के वो सीधे निकल जाती है। कहने का मतलब जब प्रकाश की किरण दो माध्यमों को अलग करने वाली सतह पर लंबवत आएगी, अर्थात लंबवत कहने का मतलब वो सीधा आएगी, तो वह बिना अपवर्तन के सीधी निकल जाएगी। जैसा कि यहाँ पे देखिए ये यहाँ पे ये कांच का स्लैब है, इस पर जो हमारी किरण आ रही है ये लंबवत होके आ रही है, और जब लंबवत होके आएगी तो यह बिना मुड़े कांच से वो सीधी निकल जाएगी। तो इसीलिए यहाँ पर जो कोण होगा वो कौन सा कोण होगा? 0 डिग्री का यहाँ पे कोण बनेगा। तो देखिए यहाँ पे जो किरण है हमारा, ये कांच का स्लैब पर किरण लंबवत होके आई है और फिर सीधे निकल गई है, अर्थात यहाँ पे अपवर्तन नहीं हुआ। अगर अपवर्तन होता तो ये फिर इसमें आई, जब ये दूसरा, ये फर्स्ट माध्यम हो गया वायु, इधर क्या है? वायु है, फिर ये कांच है तो ये कांच सेकेंड माध्यम। तो जब ये प्रकाश की किरण फर्स्ट से सेकेंड में आई तो यहाँ पे मुड़ जाना चाहिए, लेकिन यहाँ पे अपवर्तन नहीं हुआ। क्यों नहीं हुआ? क्योंकि यहाँ पे जो हमारा किरण है ये कांच में सीधा यहाँ पे लंबवत पड़ती है किरण। तो जब ये लंबवत किरण पड़ेगी तो वह बिना अपवर्तन के वो निकल जाएगी सीधे। तो अब हम देखते हैं, हम इसकी जो नेक्स्ट टॉपिक है पार्श्विक विस्थापन। तो अब देखिए पार्श्विक विस्थापन हम लोग किसे कहेंगे? लैटरल डिस्प्लेसमेंट। तो इंग्लिश में बोलेंगे पार्श्विक विस्थापन को लैटरल डिस्प्लेसमेंट। तो देखिए फिर से यहाँ पे हमने एक वायु माध्यम है और एक यहाँ पे कांच माध्यम है। तो वायु हो गया विरल माध्यम और कांच हो गया हमारा सघन माध्यम, और यहाँ पे है ये आपतित किरण और ये अपवर्तित किरण। और फिर यदि हम वायु और कांच में बात करें, दो माध्यम में, वायु में और कांच में, तो वायु और कांच के लिए ये किरण हो गई आपतित किरण और ये जो किरण है ये हो गई हमारी अपवर्तित किरण। यदि हम कांच और फिर वायु में बात करें, कांच और वायु में अर्थात सघन माध्यम से विरल माध्यम में बात करें कांच और वायु में, तो ये हो गया कांच के लिए आपतित किरण और ये हो गई हमारी अपवर्तित किरण। और यदि वायु और कांच में बात करेंगे तो ये हो गई आपतित किरण और ये हो गई अपवर्तित किरण। तो यहाँ पर देखिए ये आपतित किरण, ये अपवर्तित किरण, और कांच और वायु में ये आपतित किरण, ये आपतित किरण, ये अपवर्तित किरण। तो देखिए यहाँ पे हम लोग जो पार्श्विक विस्थापन बोलेंगे तो पार्श्विक विस्थापन हम लोग किसे कहेंगे? तो देखिए इसका जो डिफिनेशन है कि आपतित किरण तथा निर्गत किरण के बीच की लंबवत दूरी को पार्श्विक विस्थापन कहते हैं, जिसे डी से सूचित किया जाता है। अर्थात आपतित किरण तथा निर्गत किरण के बीच के कोण, बीच की जो दूरी होती है लंबवत दूरी, तो उसी दूरी को बोलेंगे पार्श्विक विस्थापन, जिसे हम लोग डी से सूचित करते हैं। अब हम लोग निर्गत किरण किसे कहते हैं? तो यहाँ पे देखिए निर्गत किरण हम लोग इसमें किस, ये जो हमारा स्लैब है अर्थात कांच की स्लैब है, इसमें हम लोग निर्गत किरण किसे कहेंगे? तो देखिए ये है हमारा वायु, फिर है कांच और फिर है वायु।
तो इसमें हम वायु में देखें तो यह है आपतित किरण, और यदि हम कांच और फिर इसमें देखें कांच वायु में, तो ये हो गई आपतित किरण, ये अपवर्तित किरण। तो वायु, कांच और फिर वायु, यदि हम तीनों माध्यम में देख लिए, वायु में भी देखें, फिर कांच में भी, और फिर अगेन हम वायु में देखें, तो इन तीनों किरण में, इन तीनों माध्यम में जो हमारा किरण आया है आपतित किरण, और जो आपतित किरण अपवर्तित किरण, दोनों का संकलन हो के जो हमारा लास्ट में जो किरण बचा है उसको हम लोग बोलते हैं निर्गत किरण। अर्थात यहाँ पे देखिए ये हो गया आपतित किरण, ये हो गया अपवर्तित किरण, और नेक्स्ट कांच और ये जो वायु है, इस कांच और वायु में ये आपतित किरण, ये अपवर्तित किरण। यदि तीनों में बात किया जाए तो ये आपतित किरण और ये अपवर्तित किरण। तो यहाँ पे देखिए ये जो हमारा अपवर्तित किरण, तो ये हमारा लास्ट किरण हो गया, और जब लास्ट किरण, तो ये जो लास्ट किरण बचा है इसी को हम लोग बोलते हैं निर्गत किरण। अब देखिए यहाँ पे जो हम डिफिनेशन में पढ़े हैं कि आपतित किरण तथा निर्गत किरण के बीच की लंबवत दूरी को पार्श्विक विस्थापन कहते हैं। तो ये हो गई निर्गत किरण, जो किरण हमारे लास्ट में निकलता है वही किरण कहलाता है हमारा निर्गत किरण। तो निर्गत किरण ये हो गया, और आपतित किरण अभी अभी मैंने आपको बताई हूँ, ये कांच और वायु में देखे तो ये हो गई आपतित किरण और ये अपवर्तित किरण। तो कांच और वायु के लिए आपतित किरण और निर्गत किरण के जो बीच की दूरी है, ये बीच की दूरी, इसी को हम लोग बोलेंगे पार्श्विक विस्थापन, जिसे डी से डिनोट किया जाता है। यहाँ से लेकर के यहाँ तक की दूरी को पार्श्विक विस्थापन, और ये जो हमारा किरण है इसको बोलेंगे निर्गत किरण। और ये हमारा वायु, और ये कांच, और फिर ये हमारा वायु माध्यम हो गया। अब देखिए इसका कुछ स्टेटमेंट है क्या कि पार्श्विक विस्थापन का मान आपतन कोण के बढ़ने पर भी बढ़ता है। अर्थात जो पार्श्विक विस्थापन का ये जो वैल्यू है पार्श्विक विस्थापन का, इसका मान आपतन कोण के बढ़ने पर, ये जो हमारा आपतन कोण है जिसे हम आई से डिनोट करते हैं, ये आपतन कोण, यदि आपतन कोण का मान बढ़ेगा तो फिर पार्श्विक विस्थापन का मान भी बढ़ेगा। अब देखिए इसका तो थर्ड नंबर है कि निर्गत किरण का पार्श्विक विस्थापन सिल्ली की चौड़ाई पर निर्भर करता है। यदि सिल्ली की चौड़ाई अधिक होगी तो पार्श्विक विस्थापन भी अधिक होगा। यदि सिल्ली की चौड़ाई कम होगी तो पार्श्विक विस्थापन भी कम ही होगा। क्यों? क्योंकि यहाँ पे देखिए निर्गत किरण की जो पार्श्विक विस्थापन है, अर्थात ये जो पार्श्विक विस्थापन है, ये जो सिल्ली है इसकी चौड़ाई पर भी निर्भर करता है। BC क्या है? सिल्ली की चौड़ाई है, तो इस पर भी निर्भर करता है। ये जो ज़्यादा होगा, अर्थात ये चौड़ाई ज़्यादा होगा, तो इसका जो पार्श्विक विस्थापन है, इस पार्श्विक विस्थापन इसका जो मान होगा वो भी अधिक होगा। यदि इसका चौड़ाई कम होगा तो इसका जो मान होगा पार्श्विक विस्थापन का वो भी मान कम होगा। तो ये जो पार्श्विक विस्थापन का क्रियाकलाप था, ये आई होप कि आपको समझ में आ गया होगा। अब हम देखते हैं जो प्रकाश के अपवर्तन होते हैं, जो प्रकाश के अपवर्तन के नियम हम लोग किसे कहते हैं, अर्थात प्रकाश के अपवर्तन के कितने नियम होते हैं। तो यहाँ पे देखिए प्रकाश के अपवर्तन के कितने नियम होते हैं। हम लोग ने प्रकाश के अपवर्तन के बारे में पढ़ लिए, तो प्रकाश के अपवर्तन के अब कितने नियम होते हैं। तो देखिए प्रकाश के अपवर्तन के 2 नियम होते हैं। अब कौन कौन से नियम होते हैं? इसका फर्स्ट नियम ये कहता है कि आपतित किरण तथा आपतन बिंदु पर अभिलंब और अपवर्तित किरण तीनों एक ही समतल, इंग्लिश में समतल को बोलते हैं प्लेन, तीनों एक ही समतल में होते हैं। अर्थात जो हमारा आपतित किरण है, उसके बाद आपतन बिंदु है, उसके बाद अभिलंब है। हमने तीनों के बारे में भी पीछे डिस्कस कर ली हूँ कि आपतित किरण किसे कहेंगे, आपतन बिंदु किसे कहेंगे, और अभिलंब किसे कहेंगे, और अपवर्तित किरण किसे कहेंगे। तो यहाँ पे आपतित किरण, आपतन बिंदु और अभिलंब और अपवर्तित किरण तीनों एक ही समतल में होते हैं। इसका फर्स्ट ये जो रूल है, ये फर्स्ट रूल कह रहा है ये तीनों जो होगा वो एक ही समतल में होगा। अभी मैं यहाँ पे आपको दिखाती हूँ। देखिए यहाँ पे इस डायग्राम में यहाँ पे कह रहा है कि आपतित किरण आपतन बिंदु पर अभिलंब, ये हो गई हमारी आपतित किरण जिसे हम बोलेंगे इंसिडेंट रे। और उसके बाद इसमें कह रहा है कि आपतन बिंदु, अर्थात ये वाले जो बिंदु है, ये वाली बिंदु, ये हमारी हो गई आपतन बिंदु। और कह रहा है कि अभिलंब, अब ये जो अभिलंब है ये अभिलंब, और अपवर्तित किरण और ये अपवर्तित किरण। तो यहाँ पे देखिए आपतित किरण, आपतन बिंदु, अभिलंब और अपवर्तित किरण तीनों किस पर है? एक ही सतह पर है, अर्थात ये आपतन बिंदु पर ही है, तो तीनों एक ही समतल में है। तो ये कहता है प्रकाश के अपवर्तन का फर्स्ट नियम। अब देखते हैं इसका सेकेंड नियम। इसमें सेकेंड नियम है कि किन्हीं 2 माध्यमों और प्रकाश के किसी विशेष वर्ण, प्रकाश के किसी विशेष वर्ण को हम लोग क्लर भी बोलते हैं। तो क्लर के लिए आपतन कोण की जया, जया को इंग्लिश में बोलते हैं साइन, तो आपतन कोण की जया अर्थात साइन
और अपवर्तन कोण की ज्या का अनुपात एक नियतांक होता है। आपतन कोण की ज्या अर्थात साइन आई और अपवर्तन कोण की ज्या अर्थात साइन आर, क्योंकि आपतन कोण को हम लोग साइन आई से डिनोट करते हैं, कोण आई से, और जो हमारा अपवर्तन कोण होता है उसे कोण आर से। तो साइन आई और साइन आर की ज्या का अनुपात एक नियतांक होता है। ये कहता है हमारा ये जो प्रकाश का अपवर्तन है उसका सेकेंड नियम। प्रकाश के अपवर्तन के द्वितीय नियम को स्नेल का नियम भी कहा जाता है, स्नेल्स लॉ। अर्थात ये जो है प्रकाश का सेकेंड नियम, इसी नियम को हम लोग बोलते हैं प्रकाश का स्नेल का नियम। इस द्वितीय नियम है प्रकाश के अपवर्तन का, इसको बोलते हैं हमें स्नेल का नियम। अर्थात स्नेल का नियम क्या होता है, साइन आई बट्टे साइन आर बराबर एक नियतांक होता है। यहाँ पे देखिए साइन आई अर्थात आपतन कोण है तो वो होगा साइन आई और अपवर्तन कोण होगा तो साइन आर। इस दोनों का जो अनुपात होगा, अनुपात मतलब एक तरह से बटा, तो इन दोनों का अनुपात होगा वो किसके बराबर होगा, एक नियतांक कांस्टेंट वैल्यू के बराबर होगा। तो देखिए ये हो गया साइन आई बटे साइन आर बराबर क्या हो गया, एक नियतांक हो गया। तो अब यहाँ पे देखिए ये जो डायग्राम था, इस डायग्राम से आपको ये समझ में आ गया होगा कि जो ये इसका जो फर्स्ट है, आप प्रकाश के अपवर्तन का जो फर्स्ट नियम है कि आपतित किरण, अभिलंब और ये अपवर्तित किरण और ये आपतन बिंदु तीनों एक ही समतल में होते हैं। और इसका जो सेकेंड नियम था वो क्या था कि किन्हीं दो माध्यमों और प्रकाश के किसी विशेष वर्ण के लिए आपतन कोण की ज्या और अपवर्तन कोण की ज्या का अनुपात एक नियतांक होता है। इस नियम को हम लोग स्नेल के नियम भी कहते हैं। अर्थात जो प्रकाश के अपवर्तन के नियम होते हैं इसे हम स्नेल का नियम भी कहते हैं। तो ये थे हमारा प्रकाश के अपवर्तन की व्याख्या। अब हम लोग देखते हैं अपवर्तनांक किसे कहेंगे। तो देखिए अब हम अपवर्तनांक किसे कहेंगे, रिफ्लेक्टिव इंडेक्स हम लोग किसे कहेंगे अपवर्तनांक। तो देखिए किसी माध्यम का अपवर्तनांक शून्य में प्रकाश की चाल और उस माध्यम में प्रकाश की चाल के अनुपात को अपवर्तनांक कहते हैं और अपवर्तनांक को n से सूचित किया जाता है। तो यहाँ पे इसका मीन्स हुआ कि किसी माध्यम का अपवर्तनांक शून्य में प्रकाश की चाल और जिस माध्यम का हम अपवर्तनांक निकाल रहे हैं उस माध्यम का अपवर्तनांक अर्थात उस माध्यम में प्रकाश की चाल के अनुपात को अपवर्तनांक कहेंगे। शून्य में प्रकाश की चाल और बटे में जिस माध्यम का हम अपवर्तनांक निकालना चाहते हैं उस माध्यम में प्रकाश की चाल, इस दोनों का अनुपात अर्थात इस दोनों का बटा हम लोग कर देंगे, उसी को हम लोग बोलेंगे अपवर्तनांक। और अपवर्तनांक को n से सूचित किया जाता है। अर्थात n बराबर जो फॉर्मूला होता है अपवर्तनांक बराबर किसी माध्यम का अपवर्तनांक हम लोग n बराबर सूचित करते हैं अपवर्तनांक को। तो n बराबर होता है फॉर्मूला शून्य में प्रकाश की चाल अर्थात c, शून्य में प्रकाश की चाल को c से डिनोट करते हैं और उस माध्यम में प्रकाश की चाल को cm से, प्रकाश की चाल को c से सूचित करते हैं। और यहाँ पे जो m है यहाँ पे उस माध्यम अर्थात m मीन्स मीडियम, मीडियम मतलब क्या होता है, माध्यम होता है। तो cm प्रकाश शून्य में प्रकाश की चाल को c से डिनोट करेंगे और उस माध्यम में प्रकाश की चाल को cm से डिनोट करेंगे। तो देखिए यहाँ पे n बराबर होगा c बटा cm, इसी का हम शॉर्ट करके लिखेंगे तो n बराबर c बटा cm, ये हमारा फॉर्मूला हो गया। n तो हो गया यहाँ पे अपवर्तनांक, जो हम अपवर्तनांक यहाँ पे निकालेंगे। उसके बाद c हो गया शून्य में प्रकाश की चाल जिसको हम लोग c से यहाँ पे डिनोट किए हैं। उसके बाद जो cm है ये cm हो गया उस माध्यम में प्रकाश की चाल। तो यहाँ पे देखिए हम यहाँ पे एग्जाम्पल से आपको बताते हैं। यहाँ पे देखिए हम यहाँ पे मान लीजिए कांच का हम अपवर्तनांक निकालना चाहते हैं। तो देखिए कांच का अपवर्तनांक निकालने के लिए कांच का अपवर्तनांक बराबर अपवर्तनांक निकालते हैं तो हम लिखेंगे जिस माध्यम का अपवर्तनांक निकालते हैं वो यहाँ पे लिख लेंगे। कांच का अपवर्तनांक निकालते हैं तो कांच का, पानी का निकालेंगे तो पानी का, किसी और का निकालेंगे केरोसिन का निकालेंगे तो उसका लिख लेंगे, तारपीन का निकालेंगे उसका हम यहाँ पे लिख लेंगे। तो कांच का निकाल रहे हैं तो कांच का अपवर्तनांक बराबर, अब यहाँ पे जो फॉर्मूला था वो फॉर्मूला में क्या दिया गया था कि शून्य में प्रकाश की चाल, शून्य में प्रकाश की चाल तो हमने यहाँ पे दे दी शून्य में प्रकाश की चाल।
उसके बाद कह रहा है कि उस माध्यम में प्रकाश की चाल, किस माध्यम में प्रकाश की चाल, जिस माध्यम का प्रकाश की चाल हम निकाल रहे हैं उस माध्यम में प्रकाश की चाल। तो यहाँ पे हो गया उस माध्यम में प्रकाश की चाल, अर्थात किसको हम निकाल रहे हैं, किस माध्यम का, कांच का निकाल रहे हैं, अर्थात कांच में प्रकाश की चाल। ये बात आपको आई समझ में। यहाँ पे ध्यान देने वाली बात है, उस माध्यम में प्रकाश की चाल, किस माध्यम में, जिस माध्यम का हम लोग निकाल रहे हैं उस माध्यम में प्रकाश की चाल। तो कांच का निकाल रहे हैं तो यहाँ पे हम लोग लिखेंगे कांच में प्रकाश की चाल। अब देखिए शून्य में प्रकाश की चाल, अभी जस्ट मैंने पीछे बताई हूँ कि कांच में प्रकाश की चाल 3 × 10⁸ मीटर पर सेकेंड होता है और कांच में प्रकाश की चाल 2 × 10⁸ मीटर पर सेकेंड होता है। तो अब यहाँ पे देखिए यहाँ पे 3 × 10⁸ मीटर पर सेकेंड और बटे 2 × 10⁸ मीटर पर सेकेंड। 10⁸ मीटर पर सेकेंड से 10⁸ मीटर पर सेकेंड कैंसिल हो गया, बचा हमारा 3/2। तो 3/2 को जो 2 से 3 में भाग दीजिएगा तो आएगा 1.5। अर्थात कांच में प्रकाश की चाल शून्य में प्रकाश की चाल के 1/1.5। यहाँ पे देखिए 1/1.5 या फिर इसका हम दशमलव तोड़ सकते हैं 10/5, इसको कैंसिल करेंगे तो आएगा 2/5 गुना होता है। अर्थात जो कांच में प्रकाश की चाल है, कांच में प्रकाश की चाल ये जो नीचे वाली है ये कांच में प्रकाश की चाल है। कांच में प्रकाश की चाल शून्य में प्रकाश की चाल के 2/3 गुना होता है, यही इसका अर्थ हो गया। तो इस तरीके से आप अपवर्तनांक निकाल सकते हैं। अब देखिए इसी तरीके से हम एक और का अपवर्तनांक निकाल के यहाँ पे देख सकते हैं, पानी का अपवर्तनांक। तो अब देखिए यहाँ पे हम निकाल रहे हैं पानी का अपवर्तनांक, तो फिर यही हम अपवर्तनांक बराबर फॉर्मूला लगाएंगे, शून्य में प्रकाश की चाल बटा उस माध्यम में प्रकाश की चाल। अभी हमने अपवर्तनांक का फॉर्मूला पढ़े हैं, तो पानी का हमें अपवर्तनांक निकालना है, तो जिसका अपवर्तनांक निकाल रहे हैं उसका हम लिखेंगे कि पानी का अपवर्तनांक इक्वल टू। अब देखिए पानी का अपवर्तनांक, अब इसका फॉर्मूला पढ़े हैं, अपवर्तनांक बराबर शून्य में प्रकाश की चाल बटा उस माध्यम में प्रकाश की चाल। तो हम यहाँ पे लिख देंगे शून्य में प्रकाश की चाल बटा उस माध्यम में प्रकाश की चाल जिस माध्यम का हम निकाल रहे हैं। तो पानी का अपवर्तनांक निकाल रहे हैं तो यहाँ पे हम लोग लिखेंगे पानी में प्रकाश की चाल। तो यहाँ पे देखिए पानी में प्रकाश की चाल, तो उस माध्यम में जिस माध्यम का हम लोग निकाल रहे हैं, तो पानी का निकाल रहे हैं तो हम यहाँ पे देंगे पानी में प्रकाश की चाल। उसके बाद देखिए अपवर्तनांक बराबर शून्य में प्रकाश की चाल, तो शून्य में प्रकाश की चाल होता है 3 × 10⁸ मीटर पर सेकेंड, जस्ट हम लोग पीछे डिस्कस किए हैं। उसके बाद देखिए पानी में प्रकाश की चाल होता है 2.25 × 10⁸ मीटर पर सेकेंड, ये होती है हमारी पानी में प्रकाश की चाल। तो हम बटा में दे दिए पानी में जो प्रकाश की चाल होती है वो। अब देखिए यहाँ पे 10⁸ है, 10⁸ है, तो 10⁸ मीटर पर सेकेंड से कैंसिल हो गया। यहाँ पे हमारा जो बचा 3/2.25 यहाँ पे बचा, इसका हम लोग दशमलव तोड़ लेंगे। 3 के बटा में नहीं कुछ तो क्या है 1 है, उसके बाद इसका दशमलव तोड़ेंगे 2.25 का, तो इसका दशमलव तोड़ने के बाद आएगा बटे में 100, क्योंकि यहाँ पे एक अंक यहाँ जो पीछे दशमलव है ये 2 अंक पीछे दशमलव है, इसलिए यहाँ पे हम लोग दिए 100। अब इसको फिर से हम यहाँ पे गुना कर लेंगे, डिवाइड, यहाँ पे 3/1 है, फिर गुने कर देंगे मल्टीप्लाई, और फिर यहाँ पे देखिए 100 ऊपर जाएगा और फिर 25 ये भाग में नीचे आ जाएगा। अब देखिए इस तरीके से हम यहाँ पे कैंसिल कर दिए, तो कैंसिल करके हमारा आ गया 12/9, 4 दिया 12 और फिर बटे में हमारा 9, फिर इसको हम कैंसिल कर दी तो ये आएगा 4/3। तो अर्थात पानी में जो प्रकाश की चाल है वो शून्य में प्रकाश की चाल से 1/1.33, 4 ये जो 3 है 3 से 4 में भाग दीजिएगा तो आएगा 1.33। तो पानी में जो प्रकाश की चाल है इसके 1/1.33 अथवा 3/4 गुना होती है। जो हमारा पानी में प्रकाश की चाल है वो शून्य में प्रकाश की चाल की कितना गुना होती है, 3/4 गुना होती है। तो इस तरीके से आप अपवर्तनांक निकाल सकते हैं। तो देखिए यहाँ पे स्क्रीन पर आप यहाँ पे कुछ पदार्थों का अपवर्तनांक दिख रहा है, आप यहाँ पे अपवर्तनांक निकाल भी सकते हैं या नहीं तो यहाँ पे इसका वैल्यू दिया गया है। यहाँ पे देखिए पदार्थ हैं, जो पदार्थ तरल है, फिर यहाँ पे उसका अपवर्तनांक है, और फिर पदार्थ है जिस ठोस, और फिर उसका अपवर्तनांक है। तो यहाँ पे पदार्थ का अपवर्तनांक यहाँ पे वैल्यू दिया गया है, आप यहीं से याद कर सकते हो, तो आपको निकालने की ज़रूरत नहीं होगी। यदि आप निकालना चाहते हैं तो फिर आप इस तरीके से निकाल सकते हैं। तो देखिए यहाँ पे वायु का अपवर्तनांक दिया गया 1.0003, पानी का दिया गया 1.33, केरोसिन का दिया गया 1.44, अल्कोहल का है 1.36, तारपीन का है 1.47, कार्बन का है कार्बन डाइसल्फाइड इसका है 1.63, ये दोनों एक ही में है। उसके बाद बेंजीन का है 1.50,
पिघला क्वार्टर्स का है 1.46। फिर यहाँ पे हो गया हम अब आ गया पदार्थ जो हमारा ठोस पदार्थ है। बर्फ है, बर्फ का जो अपवर्तनांक है 1.31। क्राउन कांच का है 1.48 से लेकर के 1.61 तक। फिर फिलंट कांच का है 1.53 से लेकर के 1.96 तक। कनाडा बालसम का है 1.53। माणिक्य जिसे हम रूबी बोलते हैं इसका है 1.71। फिर नीलम है, नीलम का है 1.77। सेंधा नमक है इसका है 1.54। उसके बाद हीरा का है 2.42। तो यहाँ पे देखिए अपवर्तनांक में जो सबसे अधिक अपवर्तनांक है वो है हमारा हीरा का। और जो हीरा का अपवर्तनांक होता है, हीरा का अपवर्तनांक सभी पदार्थों में से अधिक होता है हीरा का अपवर्तनांक। तो यहाँ पे हीरा का अपवर्तनांक क्या है 2.42 है हीरा का अपवर्तनांक। तो इस तरीके से आप यहाँ पे अपवर्तनांक का वैल्यू आप याद भी कर सकते हैं या फिर नहीं तो आप इस तरीके से निकाल भी सकते हैं। तो इस वीडियो में हम लोग इतना ही रहने देते हैं। अब हम लोग मिलेंगे नेक्स्ट वीडियो में आपेक्षिक अपवर्तनांक के साथ। इसी का एक पार्ट है आपेक्षिक अपवर्तनांक। तो ये उसको हम लोग अगले वीडियो में डिस्कस करेंगे। तो तब तक के लिए थैंक्स फॉर वॉचिंग वीडियो।